हेलो एवरीवन, विज्ञान विक्स में आप सभी का स्वागत है। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं यूट्यूब पे आपके लिए नई सीरीज, जिसमें आप लोग देखेंगे मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स विद क्वेश्चंस। इसमें हम लोग करेंगे पहले हल्का सा, बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक्स के होंगे और उससे मिलते जुलते आए हुए क्वेश्चंस या उनसे मिलते जुलते आने वाले क्वेश्चन कौन से हैं, प्रोबेबल क्वेश्चन कौन से होंगे, वो सारी चीजें हम लोग शुरू करेंगे। जिसमें से आपका आज का पहला वीडियो जो मिलने जा रहा है वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के स्टार्टिंग का वीडियो है, जहां पर से हम लोग शुरुआत करेंगे सीएफटी से। सीएफटी से भी पहले हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, लेकिन वो हमारे काम की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि वो आप ऑलरेडी पढ़ रखे होते हो, तो उसका यहां पर इंपॉर्टेंस नहीं। इंपॉर्टेंस इन द सेंस यहां पर जो हम लोग रिवाइज करेंगे, यहां पर सब टॉपिक्स में देखेंगे। जैसे स्टार्ट करते हो आप सीएफटी से, उसके बाद हम लोग उसी में आगे बढ़ेंगे जेटीडी, स्पाइनल्स, आपका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म को भी 2-3 सब पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। इसमें आपको देखने को मिलेगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं किसी भी टॉपिक के, वो और उसके साथ में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको चीजें बहुत शॉर्ट टाइम में पूरा का पूरा सब टॉपिक रिवाइज होगा, तो जुड़े रहिएगा सेशन में। चलिए, यहां पे आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का सीएफटी है। ठीक है, तो यहां पे अगर आप बात करोगे तो आप ऑलरेडी जानते हो जो बॉन्डिंग की थियरीज दी गई कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, वो बहुत सारी थियरीज आई। उसके बाद 1 बाय 1 उनमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस हुआ। मॉडिफिकेशंस के बाद फिर हम बहुत सारी एडवांस थियरीज में गए। लेकिन अगर आप देखते हो तो उन्हीं में से वन ऑफ देम इज सीएफटी। तो सीएफटी अगर आप देखते हो तो इसकी जरा हेडिंग डालते हैं सीएफटी यहां पर, और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थे देखिएगा। अगर आप बात करते हो सीएफटी से भी पहले, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपकी वीबीटी आई थी, जो कि आप कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग, उससे भी पहले आई 2-3, लेकिन जहां पर से आपको काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं। लेकिन वो कई बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जहां पे फेल हो गई। उसके बाद हमारी सीएफटी वगैरह आई, फिर सीएफटी भी जहां फेल हो रही थी, फिर एमओटी वर्जन आया, एलएफटी वर्जन आया, वो सब आप जानते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ सीएफटी के पर्पस से बात करते हैं तो यहां पर क्या था, या इससे पहले वाले मॉडल्स में क्या बोला गया था कि जो कोऑर्डिनेशन के बॉन्ड होते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के बॉन्ड होते हैं, वो 100% कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। उसके बाद वहां पर कोवेलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं, सिंपल सा आपको याद रखना है, कुछ नहीं, जहां पर भी ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से बॉन्ड बन रहा हो, या इसी को बोल देते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन रहा हो, उसी को आप कोवेलेंट बॉन्ड कहते हो। और इस थियरी को वीबीटी ने बताया था। ठीक है, जब बात करते हो आप सीएफटी की, तो यहां पर जो है वो कंप्लीटली या प्योरली आयनिक बॉन्डिंग देखने को मिलती है। वहां पर प्योरली कोवेलेंट बॉन्डिंग थी, इसलिए वो फेल हो गई। अगर आप देखोगे तो ओवरऑल लास्ट में जाके ये भी फेल होगी, या कहीं बहुत सारी डिमेरिट हो जाएंगी, या बहुत सारे हमको जो आंसर चाहिए थे वो ये दे नहीं पा रही थी। दैट मींस जैसे वहां पे अगर आप बात करोगे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की बात करोगे, या और बहुत सारी चीजें हैं, तो वो यहां पे एक्सप्लेन नहीं होती थी। इसी के लिए इसके बाद हम आगे के वर्जन में गए थे। बट अगर आप किसी भी एग्जाम में, आप चाहे जैम में बैठ रहे हो, चाहे गेट में बैठ रहे हो, चाहे नेट में बैठ रहे हो, यहां से एक क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलता है किसी ना किसी टर्म्स में। वो हो सकता है स्प्लिटिंग के टर्म्स में हो, या हो सकता है वो कैलकुलेशन ऑफ सीएफएसई से हो, या किसी भी पैटर्न से वो पूछ सकता है। तो वो कहां कहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो सारी चीजें हम लोगों ने रखा हुआ है, और साथ ही में उनसे मिलते जुलते हुए क्वेश्चन भी यहां पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले अगर आप बात करते हो सीएफटी की, तो यहां पर पहला पॉइंट इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है, मतलब इसका बेस है, इसका सोल है, वो क्या है भाई, ये यहां पर प्योरली आयनिक बॉन्डिंग होती है। ठीक है, प्योरली आयनिक बॉन्डिंग देखने को मिलती है यहां, नो डाउट सबको पता है, जिसको आप बोलते हो कि 100% आयनिक बॉन्डिंग होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो होता है, ठीक है, यहां पर जो हमारे चार्जेस हैं, यहां पे हम चार्जेस को, या मतलब पॉजिटिव निगेटिव, लिगेंड को निगेटिव, मेटल को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, बट इन्हें बोलते हैं पॉइंट चार्जेस। इन्हें क्या बोलते हैं, यहां पर हम लोग कंसीडर करते हैं मेटल एंड लिगेंड कंसीडर एज पॉइंट चार्जेस। ओके, चलिए देखिए, अब यहां पे कुछ है ही नहीं। पॉइंट चार्जेस का कहने का मतलब है, अगर मेटल है तो इस मेटल को पूरा किस तरह कंसीडर करना है, पॉजिटिव चार्ज, और जो हमारा लिगेंड है वो कैसा कंसीडर होगा, निगेटिव चार्ज।
दूसरी बात, जो मेटल होता है इसको बोला जाता है ये स्टैटिक होता है, मतलब ये मूव नहीं करेगा। मूव कौन करेगा? लिगेंड। ये कोई नई बात नहीं है, आप ऑर्गेनिक में भी यही पढ़ते हो। इलेक्ट्रोफाइल मूव नहीं करता, वो वहीं रहता है। न्यूक्लियोफाइल आके उस इलेक्ट्रोफाइल की डिफिशियंसी को खत्म करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। उसी तरीके से समझ सकते हो कि ये यहां पर इसके क्लोज में आएगा। ये आपका मोबाइल होता है, ये आपका कहीं ना कहीं आपका स्टेशनरी होता है। तो ये भी लिख सकते हो कि मेटल जो होता है क्या होता है। यहां पर थर्ड पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट, मेटल स्टेशनरी, स्टेशनरी होता है ना। एंड लिगेंड जो है, लिगेंड्स आर मोबाइल। ये मोबाइल हमारा फोन वाला कान में लगाने वाला मोबाइल नहीं, मोबाइल मतलब ये मूव करेगा, ठीक है। मूव वाला यहां पे मोबाइल लिखा गया। दूसरी चीज क्या है, एक और इंपॉर्टेंट लास्ट चीज है, जो आपका यहां पर मेटल्स हैं वो कहां प्रेजेंट होंगे। मेटल्स की जो प्रेजेंस होगी वो क्रिस्टल की वॉइड्स में होती है, ठीक है। और जो लिगेंड्स हैं ये कहां प्रेजेंट होते हैं, ये आपके लैटिस पॉइंट्स पे प्रेजेंट होते हैं। एक ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब याद रख लेना, इतना कुछ खास नहीं। तो ये तीन चीजें पहले आपकी हल्की सी बिल्कुल बेसिक हैं, इसी को आप अलग अलग पैटर्न में अलग अलग पॉइंट्स बनाते चले जाओ, कोई मतलब नहीं है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये है। अब बात करते हैं इसी से रिलेटेड, ये कैसे वर्क करती है, पूरी थियरी एक बार देख लेते हैं। देखिएगा, अभी जैसे हम लोगों ने पढ़ा है तो वैसे ही यहां पे आपके पास मेटल होगा, ठीक है। अगर मैं पहले इसको इस फॉर्म में ना दिखाऊं, कुछ इसको इस फॉर्म में दिखा देता हूं जैसे हमने पढ़ा है। यहां पे हमारे पास मेटल होगा। अब मेटल के सराउंडिंग में हमारे पास पहले इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, ये क्या है, मेटल है, पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है। और जो लिगेंड्स होंगे, आपको पता है लिगेंड्स के पास या तो, लिगेंड्स की डिफिनेशन ही क्या है, या तो एनायनिक निगेटिव चार्ज होगा या तो उनके पास लोन पेयर होगा। सिंपल सी चीज है, लोन पेयर, लेविस बेस हमारे एज ए लिगेंड्स बिहेव करते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे हमारे पास ग्रुप्स होंगे, ऐसा तो है नहीं यहां पे एक ही होगा, ठीक है। मान लेता हूं ऑक्टाहेड्रल सिस्टम बनने जा रहा है, ऐसा कुछ है। तो यहां पे कितने हो गए, 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। देखिएगा अब ये क्या होंगे, अभी ये इनफाइनाइट डिस्टेंस में हम समझ के चल रहे हैं, लिगेंड अलग है, मेटल यहां पे। बिकॉज मेटल के पास पॉजिटिव चार्ज है, लिगेंड्स के पास क्योंकि निगेटिव चार्ज कैरी करेगा, तो इसकी वजह से इनके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन होगा। इलेक्ट्रो इंटरैक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है, वहां पे अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है। सिंपल सी चीज ये है आपको समझनी, लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, जो अट्रैक्शन होता है ना, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाई जाती है कि अट्रैक्शन जो है वो लॉन्गर रेंज फेनोमेना है इन कंपैरिजन टू रिपल्सन। मतलब रिपल्सन कभी स्टार्ट होना पहले नहीं लगता है, पहले हमेशा अट्रैक्शन लगता है। मतलब अगर ऐसे समझो कि अट्रैक्शन इतनी दूर की फोर्स लग रहा होगा, इनके बीच में अट्रैक्शन आएगा, तो रिपल्सन बस इतनी दूर की, मतलब यहां के बाद ये रिपल करना शुरू करेगा, ऐसी कहने की मतलब है। तो पहले हमारा कौन लगता है, अट्रैक्शन लगता है। और इसका एक बहुत बढ़िया बेनिफिट बता देता हूं कि अगर ये ना होता, अट्रैक्शन हमारा लॉन्गर रेंज फेनोमेना ना होता, तो यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी, सिर्फ एटम्स, आयन और इनकी मॉलिक्यूल्स की बात नहीं, कोई भी दो बॉडी पास में आ ही ना पाती अगर रिपल्सन डोमिनेट करता। क्योंकि जैसे ही वो पास आते, रिपल्सन होता, दूर हो जाते। तो यहां पे ये चीज है, याद रखना, ठीक है। पहले क्या होता है, यहां पर से इनका ये जो है, इनकी वजह से ये हमारे क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे इस साइड से, ठीक है। इधर टुवर्ड्स मेटल की तरफ ये इंटरैक्ट होंगे, ठीक है। अब पहले तो हमारा क्या हुआ, यहां पर प्राइमरी ये देखने को मिला। तो यहां पर से जो पहला स्टेज है, मतलब इसको आप प्राइमरी इंटरेक्शन कह सकते हो। तो यहां क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। बट क्योंकि यहां पे लोन पेयर है, आफ्टर सम टाइम जैसे देखते हो ना कि पहले दो मॉलिक्यूल एटम्स, दो कोई भी हाइड्रोजन एटम ले लो, पहले तो पास आते हैं बॉन्डिंग के लिए, बट आफ्टर सम टाइम कुछ कोवेलेंट बॉन्डिंग करने के बाद, ओवरलैपिंग ऑफ 1s करने के बाद स्टॉप हो जाते हैं। कब, जब उनका न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करने लगता है या रिपल करने लगता है। सिमिलरली यही चीज है कि मेटल के पास तो डी सबसेल है, डी सबसेल है तो डी इलेक्ट्रॉन होंगे तो इनके इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिपल्सन करना शुरू कर देगी। बट पहली कंडीशन क्या है, प्राइमरी इंटरेक्शन जो कि अट्रैक्शन है, जो कि मेजर फेनोमेना होती है या मेजर पार्ट होता है। जो सेकेंडरी इंटरेक्शन है, जो कि रिपल्सन होता है, वो माइनर होता है। ये चीज अगर आप समझ गए हैं तो इसी चीज को मैं यहां पर इसके डी सबसेल वाले उससे पैटर्न से समझा देता हूं कि यहां पे आपके पास कोई भी डी सबसेल है, ये रही, ये रहा डी सबसेल,
कितनी ऑर्बिटल होती है डी सब शेल में? सबको पता है 5 होती हैं। अब जैसे ही यहां पे इंटरैक्शन हुआ दैट मींस वहां पर कहीं ना कहीं लिगेंड्स हमारे जब पास आ रहे थे ना, तो इसको जो प्राइमरी वाला है, मतलब जब इस तरह हमारे लिगेंड बहुत दूर दूर थे, इसे बोलते हैं कि फार फील्ड है। इसे क्या बोलते हैं? यहां से फार फील्ड जनरेट हो रहा, मतलब हमारे यहां से जितनी भी जनरेट होगी फार फील्ड जनरेट हुई। ठीक है, फार फील्ड मतलब इसका निगेटिव चार्ज और इसके निगेटिव चार्ज में, मतलब सारी डी सबसेल इक्विवेलेंट, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि किधर से आ रही है, हमें नहीं पता है किस डायरेक्शन से आ रही है, मतलब एक स्फीयर की फॉर्म में आ रही, और स्फीयर की वजह से यहां पे जितनी की जितनी डी सबसेल हैं, इन सब की एनर्जी राइज हो जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लिगेंड निगेटिव चार्ज है, मेटल की डी सबसेल भी निगेटिवली चार्ज है या इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो उसकी वजह से इनकी एनर्जी बढ़ जाती है। और अगर बढ़ जाती है तो इसी को ही आप पढ़ लेते हो कि ये स्यूडो एक्साइटेड स्टेट में चला गया। उसके बाद क्या होता है? जैसे ही हमने अभी ये पैटर्न बनाया था ना, ये कौन सा है? ये तो आपका ये फार फील्ड की वजह से होता है। मतलब जब इनफाइनाइट डिस्टेंस से हमारे सिस्टम आ रहे थे, इसे आप क्या बोलोगे? ये आपका फार फील्ड है। ठीक है, अब सेकंड टाइम क्या होगा? इन्हीं को हम यहां पर ले लेंगे, कैरी करते हैं इधर। ठीक है, ये रहा। अब यहां पर क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? जो ये हमारे लिगेंड्स वगैरह यहां पे प्रेजेंट हैं, ये क्या होंगे? और क्लोज विसिनिटी में आ जाएंगे, बॉन्डिंग के लिए हमारे कहीं ना कहीं तैयार हो चुके होंगे। अगर देखोगे तो इनको और पास में लाओ। ठीक है, या एक एक करके बना ही लेते हैं। यहां पे आ गया 2 3, ये रहा। ठीक है, ये आ गया आपका नियर फील्ड पहुंच गया। ठीक है, यहां से ये नियर फील्ड पहुंच गया। अब क्या होगा? क्योंकि आपको पता है, मैं सबसे पहले किस सिस्टम की बात करने जा रहा हूं? इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल। मतलब अगर आपने थोड़ी सी सॉलिड पढ़ी होगी तो सॉलिड में आप जानते हैं कि जो भी हमारी जियोमेट्री है वहां पर ओरिएंटेशन, सॉलिड का नाम ही है कि वहां पर सारी चीजें फिक्स होती हैं। जियोमेट्री फिक्स है, लिगेंड कहां से आएगा? सारी चीजें फिक्स है। तो जब हम पढ़ते हैं ऑक्टाहेड्रल सिस्टम, तो ऑक्टाहेड्रल में बोला जाता है कि जो लिगेंड्स आते हैं वो कहां से आते हैं? फेस सेंटर से आते हैं। ये फेस सेंटर क्या होता है जरा देख लेना इसमें, यहां से आपको मतलब पता चल जाएगा। और उसमें आपको पता है डी सबसेल, या तो कह लो कि एक्सियल भी बहुत लोग बोलते हैं कि जो लिगेंड आते हैं वो एक्सियल से आते हैं। तो चाहे एक्सियल बोल लो और चाहे फेस सेंटर बोल लो, एक ही बात है। यहां पे ये इसकी क्या है? ये फेसेस है हमारी। ये क्या है? ये फेसेस हमें दिख रही है। ये साइड वाली फेस है, ये अपर फेज है, ये हमारी अपर फेज है, लोअर फेज है। एक बैक साइड, एक फ्रंट साइड। अब हम कहते हैं फेस सेंटर, इस फेस का सेंटर कहां है? यहां पर है। इस फेस का सेंटर कहां है? यहां पर है। इस फेस का सेंटर यहां, इस फेस का सेंटर यहां। और जो रिमेनिंग है, जैसे पी ऑर्बिटल होती ना, उसी तरह वो जेड एक्सिस आप सामने मान सकते हो, उसके भी बीच से। तो यहां से 4 लिगेंड दिख गए, 2 और यहां पर सामने वाले उसमें होंगे। और अगर आपको थोड़ा भी आइडिया हो, जब डी सबसेल पढ़ते हो तो वहां पर हम लोग क्या पढ़ते हैं? ये जो एक्सिस प्रेजेंट होती है, अलोंग द एक्सिस प्रेजेंट होती है, ये ऑर्बिटल कौन सी होती है? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और जो सामने के साइड प्रेजेंट होगी एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे, उसे आप क्या नाम दे दोगे? डीजेड स्क्वायर। तो आप देखो जो लिगेंड आ रहे हैं सबसे ज्यादा किन्हें रिपल करेंगे? जो उनके सामने होंगे। और सामने कौन कौन सी ऑर्बिटल पड़ती हैं? वो होती हैं आपकी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डीजेड स्क्वायर। दैट इज वाई यहां पे अगर आप ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हो तो ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या देखने को मिलता है? यहां पर जो आप बोलते हो ना ईजी सबसेल, ईजी की एनर्जी बढ़ती है और T2G की एनर्जी कम होती है। तो कैसे हो रहा है? आपके सामने बहुत बेहतरीन तरीके से चीजें बता दी गई हैं, रिप्रेजेंट की गई हैं। T2G जो कि इन बिटवीन द ऑर्बिटल होती है, इन बिटवीन द एक्सिस वाली ऑर्बिटल, ये कितनी होती है? 3। तो मैंने वो 3 मेंशन की हैं। और ये जो बन गई है ये आपकी EG है, ये EG और ये T2G। और यहां पर आपका पता है इसकी एनर्जी बढ़ जाती है। इस सेंटर को यहां से बैरी सेंटर बोल देते हो, और इसके नीचे की जो होती है यहां से स्टेबलाइजेशन मिलता है। एटॉमिक ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में एनर्जी घट जाती है, इसे बोलते हो -0.4 डेल्टा ओ। और जो एनर्जी बढ़ जाती है ये कितनी होती है? +0.6 डेल्टा ओ। और अगर आप ओवरऑल इसका स्प्लिटिंग देखते हो, जो स्प्लिटिंग होती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, दैट इज कंप्लीट डेल्टा ओ। ऑक्टाहेड्रल है तो ये इतना ही हमें समझना है, बस आपकी सारी चीजें क्लियर है। अब देखो यहां पर मैं रिपीट नहीं करने जा रहा हूं,
अगर यहां पे हमने बात की थी ऑक्टाहेड्रल के लिए तो ये हमें देखने को मिला, लेकिन अगर हमारा टेट्राहेड्रल होता है तो उसमें जियोमेट्री में क्या बताया जाता है, जो लिगेंड्स होते हैं वो अल्टरनेट कॉर्नर्स से आते हैं। कहां से? अल्टरनेट कॉर्नर्स से आते हैं। दैट मींस जो हमारी अभी इन बिटवीन द एक्सिस जिनकी एनर्जी कम हो रही थी वो कोइंसिडेंटली उनकी एनर्जी इस बार बढ़ेगी। उतना बिल्कुल फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता है, वहां साइड वाइज इंटरेक्शन ही थोड़ा वहां पॉसिबल होता है, बट अलोंग द एक्सिस के कंपैरिजन में इन बिटवीन द एक्सिस वालों का ज्यादा होता है। जैसे अगर देखोगे तो यहां पे इसी में समझ लो, यहां पर से एक लिगेंड यहां पर से आएगा, टेट्राहेड्रल की अगर बात करोगे एक लिगेंड यहां से आएगा, एक लिगेंड यहां यहां से, एक लिगेंड इस जगह से, एक लिगेंड इस जगह से। तो जो ऑर्बिटल इन बिटवीन द एक्सिस होंगी वो इनके साथ ज्यादा रिपल्सन फील करेंगी। इसलिए जो मतलब हम ऑक्टाहेड्रल के लिए पढ़ते हैं उसके रिस्पेक्ट में ये हमारा इनवर्स हो जाता है, ऊपर हमारा T2 और नीचे E हो जाता है। इतना पता होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब बात आती है कि ये जो स्प्लिटिंग हो रही है कौन ज्यादा कराएगा कौन कम कराएगा। तो भाई ये बेसिक प्रिंसिपल है, बिल्कुल अच्छे से आप समझ लो। हमने ये जो सब पढ़ रहे हैं तो देखो यहां पे मेटल है, पहली बार में जो एक्साइटेशन हुआ है जिसको आप स्यूडो एक्साइटेड स्टेट बोलते हो, ये स्यूडो एक्साइटेड स्टेट कैसे बनी है, ये जब जितना ज्यादा इंटरेक्शन यहां से किया है। अगर मान लो मेटल का +2 चार्ज होता तो इसका इंटरैक्ट करने का, इसको खींचने की पावर बढ़ जाती और ज्यादा बढ़ जाती, तो ये जो हमारा एक्साइटेड यहां पे हमने ये सबसेल बनाया ये और एक्साइटेड होता। सेकेंडली अगर यहां +2 होता तो ये जो इतने क्लोज विसिनिटी में है ना, तो और ज्यादा पहले क्या करता है, मेटल के पास में जाता है, पहले बिल्कुल क्लोज पास में चला जाएगा टुवर्ड्स न्यूक्लियस। मतलब जितना क्लोज हो सकेगा, ये लिगेंड जो हमने यहां पे बनाए थे ना ब्लू कलर के, ये ट्राई करेंगे कि कितना क्लोज हम इसके मूव कर सकते हैं। ये वाला पार्ट ये कितना यहां न्यूक्लियस, ये सेंटर है मेटल का, ठीक है, तो कितना क्लोज जाए ये देखता है। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन होगा उतना बेटर पास में जाएगा। तो पहले तो पास में जाता है और उसके बाद वही रिपल्सन, पहले अट्रैक्शन देन रिपल्सन। प्राइमरी जो हमारी प्रोसेस है, प्राइमरी इंटरैक्शन वो क्या है, अट्रैक्शन। तो पहले तो अट्रैक्शन करके न्यूक्लियस तक पहुंच जाएगा, फिर वहां देखेगा डी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, उसकी वजह से स्प्लिटिंग करा देगा। अलग अलग स्प्लिटिंग कैसे कराएगा ये, तो यही जो स्प्लिटिंग है जितना ज्यादा क्लोज जाएगा उतना ज्यादा स्प्लिट कराएगा, और ज्यादा क्लोज जाएगा तो और ज्यादा स्प्लिटिंग कराएगा। यही सिर्फ और सिर्फ यही फैक्टर है। इसी को आप अलग अलग तरह से पढ़ते हो कि मेटल के कौन कौन से ऐसे रोल होते हैं, मतलब मेटल के ऊपर कब ये डिपेंड करेगा, और लिगेंड्स के, क्योंकि यहां मेटल और लिगेंड ही है। तो मेटल पे दो फैक्टर, एक तो मैंने अभी बता दिया चार्ज मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मेटल की जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी लिख लो, ठीक है। अगर आप देखते हो कि ये जो CFT की स्प्लिटिंग है ये कैसे ज्यादा होगी, तो देखना CFT की स्प्लिटिंग भाई सिंपल है, दो लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उन्हीं दो लोगों के ऊपर डिपेंड करेगी। एक तो आपका हो जाएगा आपका मेटल, ये लो मेटल हो गया, और इधर आपका यहां पर लिगेंड हो गया। भाई ये हो गया, बेसिक में बात कर रहा हूं बिल्कुल। अब यहां मेटल के लिए अगर आप देखते हो तो पहला तो क्या हुआ है कि यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला फैक्टर आ जाता है, और दूसरा क्या है, जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव वैसे लगभग कहीं ना कहीं उसी पैटर्न पे है। ये कब काम आएगा, जब हमारी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट हो तब बताने का काम आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन दो मेटल है मान लो और दोनों +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लेकिन एक का जेड इफेक्टिव ज्यादा हो। ये जेड इफेक्टिव क्या है, जेड इफेक्टिव को बोलते हो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। सेकंड वाले का भी +2 में है मान लो, लेकिन उसका जेड इफेक्टिव कम है तो वो कम खींचेगा, कम खींचेगा। तो यहां पे जो हमने एक्साइटेशन करा ये कम होगी। सेकेंडली फिर जब ये कम हुआ था तो ये पास में, और अभी न्यूक्लियस के पास बिल्कुल कम जा पाएंगे तो ये स्प्लिटिंग कम होगी। दैट मींस जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सबको पता है। अब बात आती है लिगेंड का कैसे डिफाइन करें। लिगेंड्स का कैसे डिफाइन करें, तो देखिएगा लिगेंड्स का हम ऐसे डिफाइन नहीं कर पाते हैं, बस ऐसे हम लिगेंड से सिर्फ इस तरह बता पाते हैं। जो कंक्लूजन है वो मैं बता देता हूं कि जब डेल्टा SP मतलब जो हमारा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है उसकी स्प्लिटिंग हमारी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है,
उसके बाद अगर किसी की देखने को मिलेगी, इन जनरल जो कॉम्प्लेक्सेस पढ़ते हो वो किसकी देखने को मिलती है, ऑक्टाहेड्रल की। ऑक्टाहेड्रल से थोड़ा सा कम हमें किसकी देखने की मिलती है, क्यूबिक वाले की। और इससे थोड़ा कम देखने को मिलती है टेट्राहेड्रल की। और जो सबसे लीस्ट देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है आपको आइकोसाहेड्रल की। आइकोसाहेड्रल में तो आपकी कोई भी स्प्लिटिंग ही नहीं होती है, ये भी लिख लेना चाहो तो। ये आइको मतलब आइकोसाहेड्रल। तो एक हम इस पैटर्न से बता सकते हैं, मतलब हमारे पास एक स्क्वायर प्लेनर है वो भी टेट्रा कोऑर्डिनेटेड है, दूसरा हमारा आपका टेट्राहेड्रल है वो भी टेट्रा कोऑर्डिनेटेड है। उनमें पूछा जाएगा कि स्प्लिटिंग किसकी ज्यादा होगी, तो जिसकी जियोमेट्री हमारी स्क्वायर प्लेनर होगी तो उसमें, फिर ऑक्टाहेड्रल में, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां। अगर इन सबको आप डेल्टा ओ के टर्म में रखोगे तो इसका लगभग 1.25 से लेके 2 डेलो के आसपास आता है, ये तो डेल्टा ओ ही है। और इसका आता है 8/9 डेल्टा ओ के बराबर, इसका आता है 4/9 डेल्टा ओ के बराबर। और आइकोसाहेड्रल मैंने पहले ही बताया स्प्लिट ही नहीं होती है, नो स्प्लिटिंग। शायद ये चीज समझ में आ गई होगी। अब यहां पर से लिगेंड के और भी फैक्टर्स होते हैं वो भी देखेंगे। अब यहां पर जेड इफेक्टिव का रोल याद रखना, जेड इफेक्टिव बहुत तरीके से बढ़ सकता है। हो सकता है इधर से जाने पे इधर हमारा जेड इफेक्टिव बढ़ता है वो, और ऊपर से जाने में ट्रांजिशन मेटल्स में ऊपर से नीचे जाने में जेड इफेक्टिव बढ़ता है। इंपॉर्टेंट चीज है, ये लिख लेना। ट्रांजिशन मेटल में यहां पर जेड इफेक्टिव की बात कर लेना, पता लगे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर नॉन ट्रांजिशन मेटल की बात होगी तब क्या होगा, और ट्रांजिशन मेटल की बात होगी तब क्या होगा। देखो नॉन ट्रांजिशन मेटल के केस में अगर आप ऊपर से नीचे, यहां पर ऊपर से नीचे जाते हो ना, ऊपर में सेकंड पीरियड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, तो यहां पे क्या होता है, जेड इफेक्टिव डिक्रीज होता है। याद रखना इसमें जेड इफेक्टिव डिक्रीज होता है ये। लेकिन अगर इसमें आप जैसे 3D से 4D, 4D से 5D जा रहे हो तो यहां जो डिफेक्टिव इंक्रीज होता है। इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, ये लिख लेना, ठीक है। इवन Zn+2 है तो वो नॉन ट्रांजिशन मेटल के केस में आएगा, बस इतना देख लो। समझ गए होगे ये सारी चीजें CFT से रिलेटेड आपकी जो थी मैंने आपको छोटी मोटी बता दी हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखोगे तो आपको और आइडिया बेटर हो जाएगा। यहां से मतलब CFT लगभग इतनी है, इसी को अलग अलग पैटर्न्स में इसके 4 एग्जांपल कराऊं, इसके कराऊं, वो सही नहीं है। अभी हम लोग बहुत कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें चाहते हैं, तो ये आपके सामने मैंने पूरी चीजें बता दी हैं। चलिए यहां पर ये थोड़ा सा हमने पढ़ा तो CFT है, लेकिन VBT से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारे सामने, हम फटाक से इसको करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। चलिए इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ी सी और हम बता देते हैं, जो कि CFT बताती नहीं है, वो हमारा LFT से आता है, लेकिन वो आपको याद होना कंपलसरी है। क्या जरूरी है, ध्यान से देखिएगा। जब भी आप बात कर रहे होते हो ऑक्टाहेड्रल सिस्टम्स की, वहां पर मेटल कौन सा है, 3D का मेटल है। 3D का मेटल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर है तो यहां पे क्या होता है, जो आपके कुछ लिगेंड्स हैं, मतलब इनकी लिगेंड्स की स्ट्रेंथ बताऊंगा, जो कि आपको यहां से मतलब CFT से नहीं मिलती है, एक्चुअली वो मिलती हमको LFT से, लेकिन यहां पे उसका यूज होना है भाई, उसका ही यूज होना, और आपको पता उसी से सॉल्व कर पाओगे। नहीं तो फिर वही होता है कि मैग्नेटिक मोमेंट का डेटा दो, उससे हम बताएं, तो वो यहां पे काम नहीं होगा। पहले इसको एक बार देख लेते हैं। अगर 3D का मेटल +2 में है तो आपके पास किस तरह के डोनर्स हो सकते हैं, हो सकता है आयोडीन हो, ब्रोमीन हो, क्लोरीन हो, ठीक है, और यहां फ्लोरीन हो, या ये मतलब पूरे के पूरे हैलाइड हैं, बहुत ही पुअर वो होते हैं स्प्लिटिंग कराने वाले। इसके बाद आपके कौन से आ जाते हैं, ऑक्सीजन डोनर। ऑक्सीजन डोनर्स में आपको पता है, अगर एग्जांपल एक दो लिख लो यहीं पे, जैसे H2O हो गया, ऑक्सलेट हो गया, होने को यार बहुत सारे होते हैं, वो लिख लो, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप बात करते हो तो इनसे थोड़ी सी ज्यादा होती है हमारी नाइट्रोजन डोनर्स वालों की। और नाइट्रोजन डोनर्स में आपको पता है जैसे अमोनिया हो गया, इथाइलिन डाइअमीन हो गया, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें भी ढेर सारे पड़े हुए हैं। अब ये पहला जो है ये कौन से है, ये हैलाइड डोनर है। ये सेकंड वाले कौन से हैं, ये हमारे कौन सा ऑक्सीजन डोनर है, ये आपके नाइट्रोजन डोनर है। इसके बाद कौन से आते हैं, इसके बाद शुरू होती है सीरीज पाई एक्सेप्टर की। इसके बाद किसकी शुरू होगी, पाई एक्सेप्टर सीरीज। ध्यान से देखना, यहां पे पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स होंगे। और पाई एक्सेप्टर लिगेंड की भी बहुत खास बात बता रहा हूं, जो सिग्मा स्टार एक्सेप्टर होते हैं
उनकी कम होती है इन कंपैरिजन टू पाई स्टार। अब कहोगे ये सिग्मा स्टार वाले सर कौन से हैं? जो अपनी एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन लेते हैं उन्हें हम सिग्मा स्टार एक्सेप्टर कहते हैं। जैसे एग्जांपल अगर आपको याद हो तो आप पढ़ते हो PR3, PPH3, ठीक है, SR2, इसी तरह के जो जिसमें सल्फर में थर्ड पीरियड और थर्ड पीरियड के ऑनवर्ड वाले लिगेंड जिनमें पाई बॉन्ड की प्रेजेंस ना हो। उसके बाद ये कौन से हैं? ये हमारे कौन से होंगे? जैसे आपका CO हो गया, CN हो गया, NO, इस तरह के बहुत सारे आपको हो गए, CS मिल जाएंगे। ये सारे यहां पे इस तरह के पाई एक्सेप्टर लिगेंड देखने को मिलेंगे। ये किसके हैं? ये सिग्मा स्टार वाले हैं और ये आपके पाई स्टार वाले रखने वाले लिगेंड हैं। क्या इतनी चीज समझ में आ गई? अगर ये समझ में आ गया, पूरा कॉन्सेप्ट ही समझ में आ गया। अगली चीज क्या है? अब यहां से बोला जाता है कि अगर हमारा, हाँ मेन तो चीज लिखा ही नहीं ना, मेन चीज क्या है कि जो यहां के लिगेंड होते हैं इसमें पाई स्टार वाले ही सिर्फ कैसे बिहेव करते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह। उसके अलावा इस साइड वाले जो हैं वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। ठीक है, यहां पर वीक फील्ड लिगेंड, ये आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब बात आती है स्ट्रॉन्ग और वीक का मतलब क्या होता है, अभी देखना 1 मिनट में बता देंगे, लेकिन पहले यही हम कॉपी करेंगे पूरी की पूरी सीरीज, बिल्कुल ऐसे ही एज सच, और वो लिखेंगे हम पहले यहां +3 के मेटल के लिए। ठीक है, ये लीजिए, यहां पे मेटल हमारा जो है ऑक्टाहेड्रल के साथ में, अगर ऑक्टाहेड्रल के साथ में 3D का ही मेटल हो लेकिन मेटल हमारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आए, तो देखना बहुत बेहतरीन चीज बताने जा रहा हूं। ये SFL और ये वाला कॉन्सेप्ट उठ के यहां आ जाता है ऑक्सीजन डोनर के बीच में। क्या बीच में आ जाता है? मतलब यहां पे ऑक्सीजन डोनर तक के इसके इस साइड वाले सब वीक फील्ड लिगेंड होते हैं और इसके इस साइड वाले SFL होते हैं, लेकिन ये बीच में कैसे पड़ गया? तो सुन लो, कोबाल्ट +3 इज ओनली वन जो कि ऑक्सीजन डोनर के लिए कैसा बिहेव करता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड बिहेव करता है, या कह लो ऑक्सीजन डोनर वाले सिर्फ इसके लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड बिहेव करेंगे, वाइल आपका Fe+3, Cr+3, Mn+3 इसके पीछे वाले जितने भी हैं उनके लिए कैसा बिहेव करता है? ये हमारा वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। बस इतनी सी बात थी, बस हो गया खेल। अब एक और एग्जांपल जल्दी से देख लेते हैं, थोड़ी सी चीज बची है। जो CFT पढ़ा था ना, यहां पे प्रॉब्लम मेन क्या आती है? देखो, पहला हमारे पास, अगर हमारे पास D4 कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं, सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। D4 कॉन्फ़िगरेशन से सारी चीजें। अब देखो, अकॉर्डिंग टू द अफबाउ प्रिंसिपल, आप लोअर एनर्जी की ऑर्बिटल्स को पहले प्रेफर करते हो तो यहां 1, और उसके बाद पेयरिंग नहीं कराते हो अकॉर्डिंग टू द पाउली रूल, क्योंकि वो कहते हैं हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, क्योंकि जब तक हमारे पास कुछ सेम एनर्जी की डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं तो पहले पेयर नहीं करता है, पहले दूसरी ऑर्बिटल में जाता है। तो यहां 3 तक तो भर लिया भाई, चौथा इलेक्ट्रॉन कहां जाए ये कंप्लीटली डिपेंड करता है। अगर हमारा डेल्टा O ज्यादा है और पेयरिंग एनर्जी कम है तो क्या होगा? यहां पर ये किसके केस में होता है? इसी को ही कहते हो जब हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, मतलब यहां पेयरिंग हो जाएगी। लेकिन अगर डेल्टा O हमारा कम हो और पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हो तो इसे वीक फील्ड लिगेंड कहते हो। मैं बता देता हूं, सुन लो जल्दी से। हमेशा कोई भी इलेक्ट्रॉन हो या यूनिवर्स की कोई भी चीज हो, वो स्टेबल रहना चाहती है या लोअर इन एनर्जी रहना चाहती है। आप अपने से ही देख लो, अगर आपसे बोला जाएगा दौड़ने के लिए और खड़े होने के लिए तो आप कहोगे खड़े रहने में ज्यादा कंफर्टेबल हैं, या अगर खड़े होने और बैठने में पूछा जाएगा तो आप बैठने में ज्यादा कंफर्टेबल होगे। सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का लोचा है। दौड़ोगे तो बहुत एनर्जी लगेगी, खड़े रहने में कम, और खड़े रहने में ज्यादा लगेगी इन कंपेरिजन टू बैठने में। वही चीज यहां पर जब इलेक्ट्रॉन के पास ऑप्शन है कि हम ऊपर जाएं या यहीं पे पेयर होके हिंड्रेंस फील करें, तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो ये बैरियर बहुत ज्यादा तोड़ देता है ना, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाना कठिन है, हिंड्रेंस सहना कहेगा चलो ठीक है इतने ऊपर नहीं जाऊंगा भले ही हिंड्रेंस फील कर लूं, इसलिए यहां पेयरिंग हो जाती। लेकिन वीक फील्ड लिगेंड में ये स्प्लिटिंग ऐसे ही रहती, बहुत छोटी सी। उस समय क्या होगा? एक्साइटेशन करने में थोड़ी कम एनर्जी लगती है और पेयरिंग हिंड्रेंस में ज्यादा लग रही होती है। तो फिर मैंने कहा जहां पे ज्यादा एनर्जी लग रही होगी या हिंड्रेंस वगैरह होगी तो वो क्या करेगा? मतलब यहां से एक्साइट करना पसंद करेगा। तो वीक फील्ड में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, जब ऊपर जाते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, अगर नीचे ही रह गया तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बनते हैं। ये भी एक चीज लिख लेना, SFL वाले लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ये लो स्पिन और ये हाई स्पिन। ऐसा क्यों होता है? जब ऊपर जाएगा
तो इसकी स्पिन और ऊपर चौथा इलेक्ट्रॉन जैसे ही गया, तो देखोगे अगर स्पिन जोड़ोगे, एक का प्लस हाफ लोगे तो सबका मिला के टोटल स्पिन कितनी आ गई, 2। लेकिन अगर यही स्पिन को मैं यहां फिल कर देता तो इसका और इसका तो आपस में कैंसिल आउट, सिर्फ ये प्लस हाफ मिलके 1। इसीलिए यहां पर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कौन देता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और वीक फील्ड लिगेंड आपके हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स देते हैं। पूरी कहानी खत्म हो गई। ये कहानी तब तक थी जब तक हमारे पास ऑक्टाहेड्रल सिस्टम +2 +3 में हो। अगर ऑक्टाहेड्रल का सिस्टम +4 +5 +6 इन सब में होगा तो लिख लेना ऑल बिहेव्स। यहां पर 3D का मेटल सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये अभी हम 3D के लिए पढ़ रहे हैं, ऑल आर SFL। ठीक है, पहली चीज है ना, ऑल आर SFL मतलब है कि यहां पर सारे के सारे, इवन हैलाइड भी कैसे बिहेव करने लगेंगे, हैलाइड वाले भी स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करेंगे। मजेदार बात तब आती है जब ऑक्टाहेड्रल में आप 4D का मेटल पढ़ रहे हो या 5D का मेटल पढ़ रहे हो। तो यहां पर आपका अगर मेटल +2 में हो, चाहे +3 में हो, चाहे +4 में हो, ये ऑल लिगेंड्स behaves as SFL। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखना। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहां पे लिगेंड की स्ट्रेंथ की कंपैरिजन में जेड इफेक्टिव वाला लोचा आ जाता, इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसके लिगेंड्स की स्प्लिटिंग का लोचा ही खत्म। वो ऑलरेडी ही इतना ब्रेक करा देता है कि वो बैरियर बहुत ज्यादा हो जाता है और इलेक्ट्रॉन कभी भी एक्साइट होना नहीं पसंद करेगा, पेयर होना पसंद करेगा, लो स्पिन बना देगा। बस यहां से ये समझ लीजिए, ठीक है। और यही चीज है यहां पर से अगर आप देखोगे, ये पूरा चार्ट मैंने आपके सामने जो दिया है ना, तो ये किसके लिए है, ऑक्टाहेड्रल के लिए है। और टेट्राहेड्रल में थोड़ा अलग होता है। टेट्राहेड्रल में आपका +2 +3 के अगर मतलब +3 में अगर आता है ना, तो +3 में ही सारे अगर टेट्रा कोऑर्डिनेटेड है और यहां पे आपका ऑक्टाहेड्रल की जगह टेट्राहेड्रल हो, 3D का मेटल +2 में, तो यहां नाइट्रोजन डोनर तक कैसे बिहेव करते हैं, स्ट्रॉन्ग की तरह, इधर वाले वीक की तरह, ठीक है। उसके बाद अगर 3D का मेटल +3 में आ जाता है तो ये सारे के सारे कैसे बिहेव करने लगते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करते हैं। और हमें पता है जब टेट्रा कोऑर्डिनेटेड सिस्टम होता है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो वहां टेट्राहेड्रल नहीं, स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री मिलती है और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं। और अगर हमारा 3D का ही कोई भी वो है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं जब हमारे वीक फील्ड लिगेंड होता है और टेट्राहेड्रल बनता है। इतना कंप्लीट आपका यहां से ये हो जाता है। तो उसी तरीके से यहां से देखोगे कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये किसका क्वेश्चन है, ये आपका VBT से क्वेश्चन है कि कौन सी ऑर्बिटल का यूज होगा। तो यहां पे आपको पता है एक आउटर होती है, एक इनर होती है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर से अगर आप देख रहे होगे तो यहां पर से क्रोमियम कहां है, +3 में है। यहां पर से देखोगे तो कोबाल्ट कहां है, +2 में है। पहले ये सब देख लेते हैं। Fe कहां है, +3 में है। Ni कहां है, +2 में। तो देखो भाई, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि +3 में सिर्फ कोबाल्ट वाला स्ट्रॉन्ग फील्ड बनाता है, पेयरिंग कराता है। उसके अलावा यहां पर अगर आप देख रहे होगे, ये लीजिए, यहां पर कुछ ये रहा, इन्हीं को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर से आपको अगर यहां पे जल्दी से 5 बनाने हैं, 5 ऑर्बिटल, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर से 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पे 1 2 3, यहां पर से 2 निकल गया है, मतलब ये हमारी कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये D3 है, ये हमारी D7 है, ये हमारी D6 है और ये हमारी D8 है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो ये 3, यहां 1, यहां 2, यहां 3। अब देखो चौथा इलेक्ट्रॉन इधर जाए कि पेयर करे, वो डिपेंड करता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो जबरदस्ती यहां पेयरिंग करा देता। पेयरिंग मतलब यहां पे जैसे हमने बोला था ना, चौथा है तो चौथा ऊपर गया, अगर वीक फील्ड था लेकिन स्ट्रॉन्ग होता तो यहीं कर देता और वो 2 वैकेंट रहती। 5वां भी आता तो यहीं पे आता, 6वां भी आता यहां, फिर 7वीं मजबूरी में ऊपर जाता जब हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता। तो यहां पर हमारा
कहां जाएगा, यहां। क्यों? क्योंकि +2 में नाइट्रोजन डोनर कैसे होते हैं, अभी जस्ट लिखाया है वीक फील्ड लिगेंड, तो ये ले लो, कुछ ऐसे बनेगा। यहां पर +3 में हमारे ऑक्सीजन है, आयरन के साथ हमने भी क्या लगाया, वीक होते हैं, सिर्फ कोबाल्ट के साथ स्ट्रांग होते हैं, तो कहानी खत्म हो गई आपके पास कुछ ये सिस्टम बना। Na के साथ में यहां पे फिर से +2 में नाइट्रोजन डोनर, तो ये भी हमारा कुछ सिस्टम ऐसे बन जाएगा। तो अब देखो इनके आगे यहां पर 4s है और यहां ये आपकी 4p, ठीक है, ये ले लो यहां पर से, ये इसके लिए। अब इसमें से आप खुद बताओ, सामने ही दिख गया होगा कि कौन सा यहां पर आपको इनर ऑर्बिटल का यूज करके ऑक्टाहेड्रल बनाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ ये वाली ऑर्बिटल एक ऐसी है जहां पर से ये हो गया, और सिस्टम क्या बनेगा, D2sp3। वाइल इन ऑल दीज कॉम्प्लेक्सेस यहां आपको आउटर डी बनानी पड़ेगी, और आउटर डी के 2 सबसेल यहां पर मिक्स होंगे, ठीक है। यहां पर आउटर डी के जैसे ये वाला था, तो यहां पर से ये मिक्स होगा और यहां पे होगा sp3d2, इसे बोलते हो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें कौन सी ऑर्बिटल यूज हुई, 3d, ठीक है। इसमें कौन सा यूज हुआ है, 4d, इसीलिए बोलते हो इसे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये सारे ही आपके आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गए, ठीक है। तो यहां पर से हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया था इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा, तो आपका पहला आंसर हो जाएगा, ये सब कट जाएंगे। आसान सा क्वेश्चन था भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो CFSE से रिलेटेड है। यहां क्रिस्टल फील्ड एनर्जी ऑफ डेल्टा O फॉर CR दिस कॉम्प्लेक्स, द डेल्टा T फॉर दिस। देखो अब यहां से हमसे जब इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, ये NAT टाइप का क्वेश्चन है, तो सिंपल सा आप याद रखना डेल्टा T और डेल्टा O का रेशियो, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, तो वही यहां पे होता है। डेल्टा जो T है, डेल्टा T को कैसे लिखते हो, डेल्टा T इज इक्वल्स टू 4/9 डेल्टा O, ठीक है। ये आपका रिलेशन है यहां पे, ये यहां पे सारे ही लिख देता हूं एक बार जल्दी से देखो। डेल्टा SP जो होता है वो क्या होता है, 1.25 से लेके 2 डेल्टा O के बराबर में होता है। डेल्टा टेट्राहेड्रल कितना होता है, 4/9 डेल्टा O होता है। डेल्टा C मतलब डेल्टा क्यूबिक कितना होता है, 8/, ठीक है। यहां पे ये हो गया 8/9 डेल्टा O, ठीक है। तो ये हमारे सारे हैं। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है सिर्फ डेल्टा T फॉर दिस कॉम्प्लेक्स, मतलब ये हमारा ऑक्टाहेड्रल से जैसे ही इस कॉम्प्लेक्स में आएगा तो क्या होगा। तो देखो यहां पर डेल्टा, वी नो दैट डेल्टा टेट्राहेड्रल इज इक्वल्स टू 4/9 डेल्टा O, और यहां पर आपको द CFT ऑफ दिस ये तो दिया ही है, यहां पे सिर्फ क्या हो जाएगा, TD इज इक्वल्स टू यहां 4/9, और डेल्टा O की वैल्यू कितनी दी है, 10200 सेंटीमीटर इनवर्स। खास बात क्या है, आपको यूनिट भी नहीं चेंज करनी थी, सेंटीमीटर इनवर्स में ही आंसर आएगा। तो यहां से आप अगर निकालोगे डेल्टा टेट्राहेड्रल, तो ये आपका सेंटीमीटर इनवर्स जो भी होगा वो आप NAT में आंसर यहां लिख दोगे, कैलकुलेट कर लो, इतना तो कर ही लोगे, और इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि यहां इस NAT का क्वेश्चन क्या आना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको यहां पे कैलकुलेट करके बताना है और इसमें फिल करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आ सकता है वो कहां से आता है, ये रहा। इसमें ये भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें है व्हाट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन dxy एंड dz स्क्वायर ऑर्बिटल ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एक मिनट यहां पे देखते हैं क्या है। ये हमारा ऑक्टाहेड्रल सिस्टम है, तो ऑक्टाहेड्रल में तो ये सिस्टम हो जाता है, यहां पर से हो जाएगा dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये हो जाएगा dz स्क्वायर, ओके समझ गया। देखिएगा क्वेश्चन कितना घुमा के पूछा है, यहां पर से dxy yz और zx, ठीक है। यहां पे पूछा गया है कि देखो dz ऑर्बिटल का एक और dxy ऑर्बिटल के बीच का डिफरेंस, क्या किसी ने डायरेक्टली पूछा क्या, मतलब दिमाग ही हिल जाता कि कैसे पूछा। मतलब देखो ये सिंपल आपसे क्या पूछ रहा है, यहां पे डेल्टा O पूछ रहा है, डेल्टा O पूछ रहा है, और यहां पे दिया क्या है, CFSE ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। तो आपको इतना तो पता है, किसी की भी CFSE निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका पहले यहां पे अगर आप देखोगे कॉम्प्लेक्स क्या है, यहां पे कोबाल्ट दिया गया है +3 में, और इसके साथ में फ्लोराइड है जो कि कैसा बिहेव करता है, वीक फील्ड लिगेंड की तरह। और अगर वीक फील्ड लिगेंड की तरह
बिहेव कर रहा है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन d6 होगी और हाई स्पिन होगी। और अगर इसे रिप्रेजेंट करोगे ऑर्बिटल्स में जैसे उधर किया है तो देखिएगा कैसा हाई स्पिन में बनता है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, हाई स्पिन मतलब ऊपर जाएगा 5, 6 और 7वां इलेक्ट्रॉन यहाँ। CFSE कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीका आपको क्या है, ऊपर के 2 नीचे के 3 कैंसिल आउट कर दो, बचा 1। तो मैं तो ऐसे ही करता हूं, तो यहां से आपका CFSE नीचे वाले 1 के लिए कितनी आती है, -0.4 डेलो। जिन्हें सब कैलकुलेट करना है तो 4 चौक 16 मतलब -1.6 डेलो, और प्लस में अगर ये करोगे तो 6 और 6 12 मतलब 16 में से 12 1.6 से 1.2 माइनस कर दोगे तो यही आएगा। तो चाहे आप ऐसे कर लो, ये आ गई, और ये वैल्यू अगर आ गई है तो CFSE की वैल्यू आपको गिवन थी। CFSE की वैल्यू ऊपर आपको गिवन है यहां -5240, और ये आप इसके नीचे ले आओगे 0.4 इज इक्वल्स टू डेल्टा ओ। अब यहां से अगर आप कैलकुलेट कर रहे होगे तो आपका आंसर यहां पर से देखना 13100 सेंटीमीटर इनवर्स यहां पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए था। ठीक है, यहां पे ऑप्शन नंबर ए था। ये अगर समझ में आया हो तो इसके बाद क्या है, व्हाट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस CFSE ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखोगे सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ये तो हमने अभी जस्ट कर ही लिया है पहले ही, कि जो क्यूबिक है सबसे ज्यादा, अभी हमने देखा है कि सबसे ज्यादा किसका, ये तो ऑर्डर ही लिखा दिया ना, तो ऑर्डर ही लिख लो एक बार फिर से, sp, फिर ऑक्टाहेड्रल, फिर आपका क्यूबिक, फिर आपका डेल्टा TD, और सबसे लेस कौन सा, आइकोसाहेड्रल का। ठीक है, तो यहां पर से आप इसी से मैच कर लेते, आपका आंसर आ जाता। अब देखोगे यहां पे क्यूबिक का ज्यादा होता है, कभी नहीं। क्या इसका ज्यादा होता है टेट्राहेड्रल से, यस दिख ही रहा है। क्यूबिक का क्या इससे ज्यादा, इवन अगर आपको पता हो तो ये जो क्यूबिक वाला होता है जस्ट ट्वाइस होता है, ये होता है 4/9 डेलो और ये होता है 8/9 डेलो, मतलब इसका जस्ट डबल होता है। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल ज्यादा होता है, इससे सही बात है, और टेट्राहेड्रल ज्यादा है, ये गलत है। तो लास्ट में आपका ऑप्शन 2 और 3 मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। K2NiF6 इज अ डायामैग्नेटिक एंड दिस इज पैरामैग्नेटिक। वो खुद बता रहा है डायामैग्नेटिक कंपाउंड वो होते हैं जिसमें सारे के इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो, पैरामैग्नेटिक वो हो जहां पे एटलीस्ट मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो। अगर यहां पर देखोगे तो मैं पहला कॉम्प्लेक्स लेता हूं जहां पर हमारा कॉम्प्लेक्स दिया गया है NiF6, बहुत बेहतरीन चीज दी गई है, यहां 2 नेगेटिव। बच्चे यहां पे Ni को +2 में रख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां आपका Ni अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे तो यहां से x माइनस 1 इंटू 6 मतलब x प्लस माइनस में 1 इंटू 6 इज इक्वल टू -2, और x की वैल्यू यहां से निकालोगे तो देखना +4 आ रही है। ठीक है, तो उसी तरह यहां से ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसके खुद के D8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4s2 होता है। तो पहले s के 2 गए, d के 2 गए, तो यहां से बचेगा D6 सिस्टम। और मैंने अभी कहा था +4 में +5 में 3d का मेटल होगा, तो कोई भी लिगेंड आ जाए वो कैसा बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए। तो है तो यहां पे हैलाइड यहां, लेकिन हैलाइड कैसा बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से। और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है तो जरा देखो यहां पे क्या होगा, कुछ इस तरह। या इसको अगर आप ऑर्बिटल व्यू में देखना चाहते हो ना, तो यहां पर क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया था, तो हाइब्रिडाइजेशन अंदर की ये 3d की ऑर्बिटल हो गई, यहां ये 4d की हो गई, और ये 4s की हो गई है। ठीक है, तो हमें तो क्या भरना है, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो कैसे आएंगे, 1 2, क्योंकि पेयरिंग करा दी ना, और जैसे ही पेयरिंग कराई, जैसे अभी क्रोमियम वाला केस था, तो यहां से आपका हाइब्रिडाइजेशन कैसा दिख रहा है भाई साहब, ये आपको D2sp3 दिख रहा है। तो पहला ऑप्शन हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। लास्ट वाला चेक कर लेते हैं बस। लास्ट वाले में क्या बताया, उसने खुद बताया है पैरामैग्नेटिक है, और हम लोग चेक करते हैं तो यहां पे दिया गया है कोबाल्ट इन +3 ऑक्सीडेशन विद फ्लोराइड। अभी हमने पढ़ा 3d का मेटल हैलाइड्स के लिए कैसा होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है। और अगर ये वीक फील्ड लिगेंड होगा तो इसके पहली बात तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन है इसके D6, और ये कैसा बनेगा, हाई स्पिन। जैसे ये D6 कैसा बना था, ये D6 लो स्पिन बना था। अगर आप स्प्लिटिंग वाले में दिखाओगे तो कुछ ऐसे 1 2 3 4 5 और ये 6, लेकिन अगर आप ऑर्बिटल व्यू में दिखाओगे तो यहां पर से मिल गया आपको ये D, यहां से मिल गया ये S, यहां से मिल जाएगा P, और यहां से फिर से D लेना पड़ेगा। रीजन क्या है, हमारा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, और हाई स्पिन में आपको यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे तो D6 भरना है ना, तो 1 2 और कुछ ये होता है।
क्योंकि पेयरिंग होगी नहीं। इस बार अगर जो हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा तो ये आउटर डी का 4D का यूज करेगा और यहां से sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, जो कि आपका डी ऑप्शन मैच करेगा क्योंकि यहां दोनों ही d2sp थे। अब यहां से ये भी देखो, यहां पे 1 2 3 4, इस 4 अनपेयर्ड की वजह से हाईली पैरामैग्नेटिक है और आप देख सकते हो ये सारे के सारे पेयर्ड हैं। अब यहां पर से बढ़िया फ्लोरीन आएगा, इसमें बढ़िया डोनेशन करेगा, अपने लोन पेयर ऐसे डोनेशन करेगा और यहां पे जो सिस्टम बनेगा वो डायामैग्नेटिक। इसी तरह यहां से भी 3 फ्लोरीन। तो समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देख लेते हैं फटाफट। अच्छा सा क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग विच हैव द हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म। इसमें ये नहीं कहा है कि कौन सा पैरामैग्नेटिक है कि पहला ही पैरामैग्नेटिक है और 4 में से एक ही आंसर होता, लगा के आगे बढ़ जाओ भाई। हाईएस्ट का मतलब है जो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखेगा। अगर यहां पे पूछता तो ये तो पैरा डाया है, ये पैरा है आंसर था, लेकिन इसका मतलब इसमें हो सकता है एक से ज्यादा पैरा हो, लेकिन जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारा आंसर होगा। क्रोमियम यहां पे है आपके पास +3 और +3 का मतलब होता है D3 और D3 का मतलब है तीनों अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें तो किसी को डाउट ही नहीं होगा, ये D3 सिस्टम है। अगर आप Fe की बात करते हो, यहां Fe किसमें दिया है +3 में, और वाटर के साथ कैसा बिहेव करता है, ये पहले तो इलेक्ट्रॉन हो गया D6 और सिर्फ कोबाल्ट +3 में वाटर के साथ स्ट्रांग होता है और सब वीक होते हैं, तो ये बनेंगे वीक फील्ड लिगेंड। सॉरी, D6 क्यों बनेगा, D6 क्यों बनेगा, यहां से D5 बनेगा और ये बनेगा वीक फील्ड लिगेंड और इसकी वजह से यहां पे एक्साइटेशन आसानी से हो जाएगा। एक्साइटेशन क्योंकि D5 है तो ये लो भाई इससे ज्यादा तो किसी में मिल ही नहीं सकते हैं, 5 ही मैक्सिमम होते हैं। अब अगर किसी को कुछ देखना है तो यही आंसर हो जाता, पहला तो कट ही जाएगा अब इसके रिस्पेक्ट में। वैसे एक बार इसको भी देख लेते हैं, यहाँ पे Fe है, यहाँ पे Fe +2 है, उसके बाद Fe के अगर +2 में होता है तो D6 हो जाता है, वाटर के साथ है तो वीक फील्ड लिगेंड है, तो कुछ ऐसे। और अगर इसके इलेक्ट्रॉन की फिलिंग देखोगे तो यहाँ 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 6, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भाई कितने आए, तो देखो यहाँ पे आपके 4 इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, यहां पे आपके 5 इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन। पैरामैग्नेटिक तो सब हैं, लेकिन ये वाला हमारा हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक दे रहा है। लास्ट वाले केस में आपको कॉपर का तो पता है D9 सिस्टम होता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। यहां D9 सिस्टम में ना स्ट्रांग होता है ना वीक होता है, यहां पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। कैसे भी भरो आप, सिर्फ यही आएगा और यही हमारा यहां 1 इलेक्ट्रॉन। हाईएस्ट मैग्नेटिज्म पूछा था ये, लोवेस्ट होता तो ये। क्या समझ में आ गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। अभी हमने जो पढ़ा है, जो CFT से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही चीज है। यहां पे है कोबाल्ट +3, कोबाल्ट +3 चाहे ऑक्सीजन डोनर हो चाहे नाइट्रोजन डोनर हो, सबके साथ स्ट्रांग होता है। यहां पे है इरिडियम +3, यहां पे है आयरन +3 और यहां पर है Fe+2। तो सबसे पहले तो हम इसको बाहर कर देंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के बिहाफ पे ही, क्योंकि हमें पता है स्प्लिटिंग, ये पूछा ना हाईएस्ट स्प्लिटिंग, तो स्प्लिटिंग ज्यादा किसकी होती है, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा हो और जेड इफेक्टिव ज्यादा हो। तो ध्यान से देखना, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेम हो गई और हमने क्या कहा था, ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा जब सेम हो जाए तो जेड इफेक्टिव के पैटर्न से देखोगे। यहां पे है हमारा 3D का मेटल, ये भी है 3D का मेटल, लेकिन यहां पे अगर बात करते हो तो ये है 5D का मेटल। कैसे पता है, देखो यहां पे कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम 3D, 4D और 5D। दैट मींस नीचे जेड इफेक्टिव हमारा बहुत इफेक्टिवली बढ़ रहा है और अगर बढ़ेगा तो ये हमारा क्या कराएगा, डायरेक्टली रिलेशन रखता है CFT से। ठीक है, ये CFT से डायरेक्टली रिलेशन रखता है, थोड़ी देर पहले देखा है, इसीलिए आपका ये वाला कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग कराएगा, जबकि तीनों हमारे +3 में थे। समझा चुका हूं कि जब ऑक्सीडेशन स्टेट से ना निकले तो आपको यहां पे जेड इफेक्टिव के पैटर्न से चलना है। ये क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स वन विच शो 0 CFSE, मतलब 0 CFSE कब होगी, आपको पता है 0 CFSE किसकी होती, लिख लेना एक बार। कुछ ही कॉम्प्लेक्स 0 CFSE वाले 3 कॉम्प्लेक्स देखने को मिलते हैं। एक तो D0 सिस्टम, दूसरा D5 हाई स्पिन कहीं दिख जाए और तीसरा D10। यही 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी हैं जो कि 0 देती हैं CFSE। पहला अगर देखोगे तो यहां पे Mn है और Mn यहां +3 में है, मतलब ये D5 नहीं है, ये D4 है और D4 वो भी कैसा, हाई स्पिन है।
हाई स्पिन है तो यहां पर कुछ ये CFSE आ रही होगी 1 2 और दिस। ठीक है, सेकंड केस में अगर देखोगे FE यहां +3 में है तो ये कैसा है, D5 है, D5 हाई स्पिन मिल गया। यही आपका आंसर हो जाएगा, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया है। अब CFSE निकालना तो यहां पे क्यों आपको टाइम वेस्ट कराऊं कि इसका कैलकुलेट करूं और इसका 4 4 8 और 12 में से 6 गए तो इसकी -0.6 CFSE आएगी, ऐसा नहीं करना है। तो यहां पर से आप कैलकुलेट करना, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये कट जाएगा। यहां पे मैं बता देता हूं, कोबाल्ट है, कोबाल्ट होता है D7 और D7 हाई स्पिन बनेगा, तो यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बना देता हूं, CFSE आप खुद कैलकुलेट कर लेना। ये कुछ इस तरह बनेगा हाई स्पिन में। और लास्ट वाले केस में अगर आप देखोगे यहां पर D वाले, तो यहां कोबाल्ट +3 है, दैट मींस D6 लो स्पिन। भाई ये तो मैक्सिमम CFSE वाला केस आ जाएगा, कुछ ये -2.4 डेलो वाला केस आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर से नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा सेशन का। भाई ये क्वेश्चन पूछा गया है इस कॉम्प्लेक्स में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। तो अगर आप देखोगे यहां Fe+2 के साथ में, और वो भी वाटर है, वाटर कैसा बिहेव होता करता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है। वीक फील्ड लिगेंड है तो D4 दैट मीन +2 है, दैट मीन D6 होगा और हाई स्पिन बिहेव करेगा। और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स अगर कोई बनता है तो कैसे बनाते हैं, यहां पे 1 2 3 4 5 और नीचे आ जाएगा 6। ठीक है, अगर इसके लिए बात करेंगे एफिशिएंट के लिए तो है तो वही, यहां पर भी +2 में ही है हमारा Fe, और जो लिगेंड है वो कौन है, साइनाइड, स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, D6 लो स्पिन हो जाएगी। इसी की वजह से यहां पर मैक्सिमम CFSE वाला केस आपको मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं बताइए। तो पूछा था इसमें क्या क्या डिफर कर रहा है। सबसे पहले मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट में देखो यहां पर से आपके पास क्या सिस्टम मिलेगा, 1 2 3 4, और ये स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक है। यहां पे सबके सब पेयर्ड हैं, इसीलिए ये सिस्टम कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। इसने कहा था डिफरेंस क्या है, यस पैरामैग्नेटिज्म इसकी डिफरेंस है। दूसरा CFSE वैल्यू, तो देखना CFSE वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहां से आ रही होगी इसकी CFSE जो आपको दिख रही होगी -0.4 डेल्टा O आ रही है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नीचे है हमारा। इसमें देखोगे तो ये तो भाई मैक्सिमम CFSE वाला केस रख रहा है और इसकी वैल्यू -2.4 डेल्टा O आती हुई दिख जाएगी यहां पे। ठीक है, तो ये भी आपकी CFSE भी डिफरेंट हो गई है, मतलब ये भी ऑप्शन हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन की बात आएगी। अब अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करोगे तो हमें पता है जब जब वीक फील्ड लिगेंड होते हैं तो वहां पे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं। देख लो यार, जल्दी से देख लेना, यहां पे अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो 1 2, ये कुछ एग्जिस्टेंस ऐसी हुई। अगर हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड होता, ठीक है, तो ये हमारी आउटर 4D का यूज करेगा, 4D 3P सॉरी 4P 4P, ये 4D, ये 4S, ये 3D। यहां पेयरिंग करा ही नहीं पाया है, इसलिए यहां पर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस वाले केस की बात करोगे तो ये हमारा हो जाएगा 3D। ठीक है, और 3D में ही सारे पेयर्ड करा दिए, इसने पेयर्ड करा दिए, तो ये 2 वैकेंसी हो गई। तो हमें आउटर D की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हमें यहीं से इतना ये मिल गया सिस्टम। और ये कैसा है, D2sp3, D2sp3 हो गया। इसे ही आप इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हो, इसे आप आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हो। दैट मींस ये भी गलत हो गया। यहां पे बोला है ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए भी पूछा गया था, तो यहां पर भी ये +2 में है और यहां पर भी +2 में है। तो ये वाला हमारा आंसर कट जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेम है ना दोनों की। ये चीजें यहां पर से बस हो गया, यहां पर से +2 है ना, हाँ बस ठीक है। तो यहां पर से जो आपका ऑप्शन हो जाएगा अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया है, हाइब्रिडाइजेशन भी अगर आप देखोगे तो इसका है sp3d2, इसका है D2sp3। तो डिफर क्या कर रहा है, ये भी डिफर कर रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट भी डिफर कर रहा है, ये भी डिफर कर रहा है, बस ऑक्सीडेशन स्टेट एक ऐसा है जो सेम है। तो दिस वन इज कंप्लीट CFT। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं सिर्फ यही CFT है,
और भी बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, बट ये वो चीजें हैं जहां पर से आपको जानना बहुत जरूरी है। और मोस्टली रिपीटेड टॉपिक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, चाहे गेट हो, चाहे जैम हो, चाहे नेट हो, भाई इसके यही क्वेश्चंस आपको मोस्टली रिपीट होते दिखते हैं। तो इसी तरह के बहुत ही बेहतरीन, सिर्फ कोऑर्डिनेशन के नहीं, आपके हर एक इंडिविजुअल टॉपिक्स के सब टॉपिक, कोऑर्डिनेशन का सब टॉपिक जैसे आ गया, अब आगे आपको स्पाइनल और जेटीडी के एक साथ देखने को मिलेंगे, कंबाइन दोनों को मिक्स कर दूंगा। और इस तरह के सीरीज में जुड़े रहिएगा। और आपका होमवर्क जो दिया है, प्लीज उसका कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करिएगा और बताइएगा सेशन कैसा रहा, सीएफटी रिवाइज हो गई कि नहीं और सारे कॉन्सेप्ट एक साथ ले आया कि नहीं। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।